हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हम चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 जो है अध्याय 6, ये है आपका संसाधन एवं विकास। इसे भी हमने दो भागों में बांटा हुआ है। आज हम बात करेंगे पार्ट 1 की। तो पार्ट 1 में हमें क्या क्या देखना है कि भाई संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधनों का विकास कैसे होता है, इनका नियोजन हम कैसे करें, संसाधन होता क्या है ये भी देखेंगे। भारत में संसाधन नियोजन किस तरीके से किया जाता है, भू संसाधन कौन कौन से हैं, भू संसाधन के उपयोग क्या हो सकते हैं, उसके क्या उपयोग क्या यूजेस हैं उसके। नेक्स्ट भू निम्नीकरण और मृदा संरक्षण के बारे में भी हम देखेंगे। तो इन सारी चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद में स्टार्ट करते हैं संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले आता है कि भाई आखिर संसाधन होता क्या है। तो संसाधन क्या है, पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और जिसके विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है एवं जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण तथा सांस्कृतिक रूप से मान्यता प्राप्त है, संसाधन कहलाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप डेफिनेशन है, परिभाषा है, ध्यान रखेंगे। क्या कह रहे हैं, संसाधन क्या है, तो पर्यावरण में उपलब्ध यानी हमारे चारों तरफ उपलब्ध कोई भी वस्तु जिसे हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और जिसके विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। यानी बहुत सारी चीजें ऐसी उपलब्ध होंगी हमारे चारों तरफ जिन्हें हम अपने दैनिक उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं ला सकते जब तक कि उनके लिए हमारे पास कोई तकनीकी नहीं है। तो तकनीकी होना भी बहुत जरूरी है और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हो और सांस्कृतिक रूप से उनकी मान्यता प्राप्त हो, यानी वो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो और साथ ही साथ जो हमारा रिलीजन है या हमारी जो संस्कृति है वो भी उसका इस्तेमाल करने की हमें अनुमति देता हो। ऐसी हर चीज को हम क्या बोलते हैं, संसाधन। ना पर्यावरण में मौजूद वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, तकनीक तथा संस्थाओं के परस्पर अंतर संबंध से निर्धारित होती है। ये भी बिल्कुल सही बात है कि पर्यावरण में हमारे पास में जो भी चीजें उपलब्ध है हम कब उनका रूपांतरण कर पाते हैं, कब उन्हें अपने लिए उपयोगी बना पाते हैं, कब बना पाएंगे, जब हमारे पास प्रकृति में अनुमति हो, तकनीकी हो और संस्थाएं जो भी काम कर रही हैं उनके आपस में सहयोग हो। ठीक। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम देखें तो मनुष्य आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए प्रकृति के साथ क्रिया करता है और संस्थाओं के विनिर्माण से विकास को स्थायी स्वरूप प्रदान करने की ओर अग्रसर होता है। ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि भाई जो इंसान है, जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, वो क्या करता है, आर्थिक विकास के लिए, अपने आर्थिक विकास के लिए आज 2 पैसे कमा रहा है, कल फिर 4 कमाएगा, फिर 6 कमाएगा, फिर 10 कमाएगा। उसके लिए क्या करता है, निरंतर काम करता है, प्रकृति के साथ में तालमेल बिठाता है, प्रकृति के रिसोर्सेस को, संसाधनों का इस्तेमाल करता है और अपने विकास के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चित्र ये हमें क्या बता रहा है, एक तरफ है प्रकृति, एक तरफ है प्रौद्योगिकी और एक तरफ है संस्थाएं। प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं जब एक साथ मिलती हैं और कौन मिलाता है इन्हें, मानव, और तभी जाकर के क्या होता है, विकास होता है। तो विकास के लिए बहुत जरूरी है कि प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के बीच में एक अंतर संबंध होना चाहिए और ये संबंध कौन स्थापित करता है, मानव। और इसीलिए मानव की मदद से ही विकास हो पाता है। अब अगर हम कहें संसाधन क्या है, तो ये एक प्राकृतिक उपहार है। बिल्कुल सही बात है, प्रकृति ने हमें फ्री में दिए हुए हैं, कोई पैसे नहीं लगते, फ्री में दिए हुए हैं और उनसे हम अपनी आर्थिक गतिविधि कर पाते हैं। किंतु ऐसा नहीं है, हमें ऐसा लगता है पर ऐसा इसलिए नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब तक आपके पास पानी बह रहा है लेकिन पानी से बिजली बनाने की आपके पास तकनीक नहीं होगी, आप तब तक पानी से बिजली नहीं बना सकते हैं। संसाधन मनुष्य की क्रियाओं का परिणाम है जिसका महत्वपूर्ण हिस्सा मनुष्य स्वयं है। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो संसाधन वो है जो प्रकृति में उपलब्ध तो है, चीज उपलब्ध है, लेकिन संसाधन कब बनेगी, जब मनुष्य तकनीकी का इस्तेमाल करके उसको किसी उपयोगी चीज में बदलेगा। ठीक है। अब संसाधन को हम कई तरीके से विभाजित कर सकते हैं, कई आधारों पर। पहला आता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा खत्म हो रहा है या नहीं खत्म हो रहा है, समाप्यता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर और चौथा विकास के स्तर के आधार पर हम क्या करते हैं, संसाधनों को विभाजित करते हैं। बहुत अच्छा ये आपका जो डायग्राम है ये दिया हुआ है। संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के। पहला प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक जो नेचर में ऑलरेडी है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। मानवीय जो मानव ने बनाए हैं।
अब प्राकृतिक संसाधन दो हो सकते हैं, एक नवीकरणीय योग्य यानी एक बार खत्म हो गए दोबारा बना सकते हैं जैसे सूरज की ऊर्जा, दूसरा अनवीकरणीय योग्य जिन्हें हम दोबारा नहीं बना सकते हैं। अब जो नवीकरणीय है इसमें भी दो हो सकते हैं, सतत प्रवाहन जिनका कभी खत्म नहीं हो रहा है, बनने में बिल्कुल समय नहीं लग रहा। एक हो सकते हैं जैव, जैव में क्या हो सकते हैं दो, एक प्राकृतिक वनस्पति एक वन्य जीव। ठीक, अब अनवीकरणीय में जो कभी नहीं बन रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, उनमें क्या हो सकता है पुनः चक्रीय, समय लगता है लेकिन आगे कभी बन जाते हैं, लेकिन अचक्रीय जो कभी भी नहीं बन सकते हैं। तो ये है संसाधन के प्राकृतिक प्रकार। अब आते हैं मानवीय में। मानवीय में क्या हो सकती है संरचना, संस्थाएं, बिल्डिंग बना देना, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना देना, वो क्या हो गया मानवीय के अंदर। मात्रा एवं गुणवत्ता, जिसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, मात्रा बहुत अच्छी है, ये संसाधन इस तरीके से आपका हो गया मानवीय संसाधन, मानव ने जो संसाधन बनाए। अब देखें अगर हम संसाधनों के प्रकार, तो किसके आधार पर, सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर, कैसे उत्पत्ति हुई है, कैसे उनका जन्म हुआ है। पहला क्या है जैव संसाधन। क्या होते हैं जैव संसाधन? ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, इन संसाधनों में जीवन होता है। तो जैव संसाधन से ही पता चल रहा है क्या होगा इनमें, जीवन। और कहाँ से प्राप्त होंगे, जीव मंडल से। जैसे हमारे प्राणी जगत, पशुधन, गाय भैंस बकरी, ये सब क्या है जैव संसाधन है। वनस्पतियां जैसे कि पेड़, आम का पेड़, नीम का पेड़, क्या है वनस्पतियां हैं, कैसे संसाधन है जैव संसाधन। क्या कहते हैं इन्हें, सजीव। तो ऐसे संसाधन जो सजीव हैं उन्हें हम कहते हैं जैव संसाधन। जैसे आपका मनुष्य भी एक तरीके का संसाधन है, काम करता है, बहुत सारी एक्टिविटी करता है, तब जाकर के किसी चीज का इस्तेमाल कर पाते हैं। वनस्पति हो सकती है, पेड़ पौधे घास, ये सब क्या है संसाधन है। नेक्स्ट आता है अजैव संसाधन। अब ये क्या है अजैव संसाधन, जो जीवित नहीं है, जो निर्जीव है। जैसे कि धातु, मेटल, जैसे कि चट्टाने, उनमें जीवन नहीं होता लेकिन हमारे लिए संसाधन है, उपयोगी है, उनका इस्तेमाल करके हम अपने लिए पैसा कमा सकते हैं। जैसे कोयला बेच करके पैसा मिल जाता है, लोहा बेच के पैसा मिल जाता है। चट्टाने जैसे नमक हमारे लिए संसाधन है, नमक की चट्टान होती है, संगमरमर की चट्टान होती है। तो ये सब किस में आएंगे, आपके अजैव संसाधन के अंदर। कैसे होते हैं, निर्जीव होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं उसके बाद समाप्यता के आधार पर। किसके आधार पर, समाप्यता के आधार पर। समाप्यता मतलब जो खत्म हो सकते हैं या नहीं खत्म हो सकते। तो पहला होगा नवीकरणीय योग्य संसाधन और दूसरा होगा अनवीकरणीय योग्य संसाधन। क्या होगा नवीकरणीय योग्य संसाधन, वे संसाधन जिनका प्राकृतिक अथवा पारिस्थितिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन संभव है, यानी प्रकृति में ऐसी कोई प्रक्रिया हो रही है जिससे अगर वो संसाधन खत्म हो गया है तो पुनः वापस लाया जा सकता है। ऐसे संसाधन को बोलते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन। ठीक है, इन्हें पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहा जाता है। एक और नाम है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधनों को फिर से विभाजित कर रहे हैं दो में। पहला अभी देखते हुए आए हैं जस्ट हम, सतत प्रवाह युक्त और जैव। दो में हमने डिवाइड किया, एक सतत प्रवाह युक्त और दूसरा जैव। सतत प्रवाह युक्त संसाधन कैसे, जैसे सौर, पवन, सूरज प्रकाश देना कभी बंद नहीं करता, हवा चलना कभी बंद नहीं करती, पानी बहना कभी बंद नहीं करता। तो ये सब हुए सतत प्रवाह युक्त, जिनका क्षय संभव नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होते चाहे आप कितना भी उपयोग करो। जल के लिए ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अगर जल का जितनी जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी खत्म नहीं होगा। जैव संसाधन के अत्यधिक दोहन से इसका क्षय संभव है। ऐसे संसाधनों में वन्य तथा वन्य जीव आते हैं। अब जैव संसाधन क्या है तो नवीकरणीय योग्य, लेकिन अगर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे, वनों को एकदम बहुत काट दोगे तो खत्म हो जाएंगे, वन्य जीव को बहुत ज्यादा मार दोगे तो खत्म हो जाएंगे। तो ये आ गए नवीकरणीय में, दो देख लिया हमने, एक हुआ सतत और दूसरा हुआ जैव। अब आता है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। ये कैसे संसाधन है, जिनका प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन संभव नहीं है, पुर से पुनः स्थापन नहीं किया जा सकता। जैसे जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएंगे एक समय के बाद।
नेक्स्ट जल्दी से आते हैं स्वामित्व के आधार पर प्रकार। स्वामित्व के आधार पर क्या हो सकता है? व्यक्तिगत संसाधन, सबका अपना पर्सनल, सबके अपने पर्सनल व्यक्तिगत संसाधन किसी एक इंसान के लिए ही हो, ठीक है। जैसे क्या हो सकता है? भवन, भूमि, तालाब, कुआं, बाग, ये सब क्या हो सकते हैं? किसी का अपना खुद का बगीचा हो सकता है, ये होते हैं व्यक्तिगत संसाधन। नेक्स्ट आता है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, जैसे कि मैदान, सब खेलते हैं, स्टेडियम, सब जाते हैं वहां पर, तालाब सब लोग इस्तेमाल करते हैं, सभी के लिए इस्तेमाल योग्य होता है, ऐसे संसाधन को बोलते हैं हम सभी के लिए इस्तेमाल करने वाला संसाधन। अब आता है राष्ट्रीय संसाधन, जो राष्ट्र का संसाधन हो, सिर्फ राष्ट्र को ही अधिकार हो उस पर इस्तेमाल करने का, उसका इस्तेमाल करने का, तो वो कहलाता है राष्ट्रीय संसाधन। जैसे रेल लाइन, सड़कें, नहरें, पूरे राष्ट्र के जितने भी लोग हैं वो सब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन मतलब जिसपे पूरे किसी भी देश को जाने का, इस्तेमाल करने का हक होता है, जैसे कि खुली महासागरीय सीमाएं, जैसे कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो, ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। कोई भी देश उसका इस्तेमाल कर सकता है, सीमाओं में ये बंधा हुआ नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है विकास के स्तर के आधार पर, कैसा विकास का स्तर है, संसाधन हमें कैसा विकास दे रहा है, उसके आधार पर हमने संसाधन को विभाजित किया है। पहला आता है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन मतलब अभी हम उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं उसको, संसाधन उपलब्ध है लेकिन फिर भी उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं। क्यों नहीं ला पा रहे हैं? किसी भी कारण से हो सकता है, पर भविष्य में अगर हमारे पास में तकनीकी आ जाएगी हम उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। ऐसे संसाधन को बोलते हैं संभावी संसाधन। और जैसे उदाहरण गुजरात और राजस्थान में हवा, गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा, बहुत सूरज की ऊर्जा मिल रही है हमें गुजरात में और राजस्थान में, लेकिन अभी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अच्छी तकनीक नहीं है वहां के एरिया में हम, जिससे कि इस ऊर्जा का इस्तेमाल कर सके। बट जब तकनीक आ जाएगी तो ये हमारे लिए संसाधन बन जाएगा। नेक्स्ट आता है विकसित संसाधन। उन संसाधनों को विकसित संसाधन कहा जाता है जिनका सर्वेक्षण तथा मापन किया जा चुका हो, उपयोग की गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित की जा चुकी हो, वह विकसित संसाधन के तहत आते हैं। प्रौद्योगिकी तथा उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। तो विकसित संसाधन वो संसाधन है जिन्हें हम विकसित कर चुके हैं, जिनके बारे में हमें पता चल चुका है, जिनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास में आ चुकी है। नेक्स्ट आता है भंडार, रिजर्व। प्रकृति में ग्रहित संग्रहित वे पदार्थ जिनकी उपलब्धता पर्याप्त हो किंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनका विकास हम अभी नहीं कर सके। हमारे पास बहुत ज्यादा है लेकिन प्रौद्योगिकी नहीं है, हम उसका इस्तेमाल अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। भंडार के अंतर्गत आएगा, स्टॉक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये हुआ विकास के आधार पर कि आपने कितना क्या कैसे विकास किया है। जैसे उदाहरण के तौर पर जल का निर्माण ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के संयोजन से होता है, प्रौद्योगिकी नहीं है कि कैसे हम जल का निर्माण करें। नेक्स्ट आता है संचित कोश। ये क्या होता है? भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें तकनीकी ज्ञान के माध्यम से उपयोग में लाया जा सकता है किंतु अभी तक उसके उपयोग की ओर अधिक परिपक्वता के साथ ध्यान नहीं दिया गया है। भविष्य में हम ऐसा कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है संसाधनों का विकास। कैसे हो भाई संसाधनों का विकास? क्यों नहीं हो पा रहा संसाधनों का विकास? बहुत ज्यादा मनुष्य के जीवन के लिए संसाधनों का बहुत महत्व है, मानव जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। संसाधन प्रकृति की विशिष्ट देन है, हम जानते हैं। यह विश्वास मनुष्य को उसके तीव्र उपयोग की ओर आकर्षित करता है। संसाधनों के अव्यवहारिक और अनियंत्रित उपयोग के कारण कई समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हुई हैं और इन महत्वपूर्ण समस्याओं में से कुछ समस्याएं हैं। जैसे संसाधन के विकास से कई समस्याएं हमारे सामने हुई हैं, जैसे कुछ मनुष्यों के लालच के कारण संसाधनों का क्षय हो गया है, संसाधन खत्म हो गए हैं, अब नहीं है बहुत ज्यादा। देन समाज के कुछ लोगों पर ही संसाधन का प्रभाव बढ़ा है, सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिन्होंने संसाधन का बहुत इस्तेमाल किया और वो अमीर बन गए और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब रह गए। तो समाज क्या हुआ? दो वर्गों में बट गया, एक वो जिसके पास संसाधन बहुत ज्यादा थे और एक वो जिसके पास संसाधन बहुत कम थे। नेक्स्ट और क्या दिक्कत आई?
संसाधनों के अत्यधिक दोहन से पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी समस्याएं आई। आपके पास में ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, ये सारी चीजें संसाधन के बहुत ज्यादा प्रयोग की वजह से हमें देखने को मिली है। प्रदूषण बहुत बड़ा, भूमि का निम्नीकरण हो गया, ये सब। उसके अलावा अगर हम कहें तो विश्व में एक अशांति फैली है, किसकी वजह से? बहुत ज्यादा संसाधन के एक ही व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल करने की वजह से। जैसे बहुत सारे प्रयास इस ओर किए गए कि भाई सब लोग जो हैं वो संसाधन का सही तरीके से इस्तेमाल करें, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करेंगे, रियो डी जेनेरियो का पृथ्वी सम्मेलन 1992 में 3 जून से 14 जून को पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कहाँ पर हुआ? आपका रियो डी जेनेरियो। कहाँ पड़ता है? ब्राजील के अंदर, 1992 में। यहाँ पर क्या कहा गया कि भाई हम क्या करेंगे, पृथ्वी को बचाने के लिए 21 एजेंडे रखे गए, जिसे कहते हैं एजेंडा 21। एजेंडा 21 में कहा गया कि इन 21 एजेंडों के द्वारा हम पृथ्वी को बचाएंगे, संसाधनों का जो लिमिटेड यूज है, सीमित इस्तेमाल है, वो करेंगे, क्योंकि संसाधन बहुत ज्यादा खत्म हो गए हैं और जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जो है वो हो रही है। हमने यहाँ पर, मैंने आपको बता दिया, रियो डी जेनेरियो कहाँ का शहर है? तो ब्राजील का। ओवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट को किस आयोग ने जारी किया? तो वुड्सलैंड आयोग था। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ओवर कॉमन फ्यूचर, हमें एक सा फ्यूचर चाहिए, सबको अच्छा फ्यूचर चाहिए, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम कैसे सबको एक सा भविष्य दे सकते हैं। ये बात कही वुड्सलैंड आयोग ने, और उन्होंने कहा एजेंडा 21 लेकर के आना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि भाई संसाधन हमारे पास हैं, उसको हमने कई वर्गों में विभाजित भी कर लिया, लेकिन संसाधन का विकास अच्छे से नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से समाज कई वर्गों में बंट गया है और कई सारी समस्याएं जैसे ग्रीन हाउस गैस, वैश्विक तापन, जलवायु परिवर्तन, भूमि का निम्नीकरण, ये सब हमें देखने को मिली। तो फिर हम क्या करें इसके लिए? तो हमें करना होगा संसाधन का नियोजन। संसाधन का नियोजन का मतलब है एक ऐसी तकनीक जिसके माध्यम से संसाधनों को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। संसाधन कम इस्तेमाल करें, उपयोग उसका हम ज्यादा से ज्यादा कर सकें, यही कहलाता है आपका संसाधन नियोजन। जैसे भारत में ऐसे भी राज्य हैं जहां एक प्रकार के संसाधन बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, यहाँ अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों की कमी है। तो कहीं हमें कमी दिखती है किसी चीज की, कहीं हमें बहुत ज्यादा चीज दिखती है। जहां पर हमें एक चीज बहुत ज्यादा दिखती है, वहां पर किसी दूसरी चीज की कमी दिखती है। बट दोनों ही चीजें यहाँ के व्यक्ति को भी चाहिए और यहाँ के व्यक्ति को भी चाहिए। इसके लिए क्या किया जाए? संसाधन का नियोजन किया जाए, जिससे कि सबको बराबर मिल सके। कई ऐसे राज्य हैं संसाधनों की उपलब्धता से संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं, और कुछ राज्य में बहुत ज्यादा कमी के कारण पिछड़े हुए हैं, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन बहुत अधिक है, लेकिन अन्य राज्यों में कम है। तो इसीलिए हमें क्या करने की जरूरत है? संसाधनों का नियोजन करने की जरूरत है, जिससे कि हर राज्य को बराबर संसाधन मिल सके और सबका बराबर विकास हो सके, क्योंकि अगर विकास बराबर नहीं होगा तो समाज वर्गों में बंट जाएगा। ना भारत में संसाधन नियोजन कैसे करते हैं? तो संसाधन नियोजन बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल आप कह सकते हैं एक प्रक्रिया है, लेकिन इसे हम कई चरणों में देख सकते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या किया जाए? देश के जो विभिन्न प्रदेश हैं, संसाधनों की पहचान करके उनकी तालिका बना ली जाए, और क्षेत्रीय सर्वेक्षण के साथ मानचित्र बनाना तथा संसाधनों की गुणवत्ता एवं मात्रात्मक प्रवृत्तियों का अनुमान लगाना तथा मापन करना, हम ये कर लें। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? प्रौद्योगिकी, कौशल, संस्थागत नियोजन ढांचे को तैयार करने के लिए संसाधन विकास योजनाएं लागू कर लें, है ना। अब उसके बाद हमने ये सब कर लिया, तो उससे हम क्या कर सकेंगे? संसाधन नियोजन कर सकेंगे। मतलब संसाधन नियोजन करने के लिए पहले हमें ये पता हो कहाँ पे क्या चीज मिलती है। मिलने के बाद में हम उसकी एक सूची बना लें। सूची बनाने के बाद में हम देखें कि कैसे, किस तरीके से इसका इस्तेमाल जो है वो हम कर सकते हैं, किस एरिया में हमें कितना पहुंचाना है, किस में हमें कितना नहीं पहुंचाना है। अब दूसरा आता है फिर कि हमें संसाधनों का संरक्षण करने की भी बहुत जरूरत है। तो संसाधन नियोजन की तो आवश्यकता है ही। नियोजन का मतलब है सबको बराबर तरीके से देना, प्लान करना, उसके लिए नीति बनाना। अब
जो संरक्षण है उसका मतलब है उसको बचाना भी। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने कहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे इसको, ऐसे में बहुत काम आता है। हमारे पास अपने देशवासियों की आवश्यकता पूर्ति के लिए भरपूर संसाधन है, किंतु किसी के लालच की पूर्ति के लिए नहीं। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पर पेट ही भरने के लिए नहीं। यानी अगर कोई ये चाह रहा है, इतना संसाधन हमारे पास में उपलब्ध है कि सबको बराबर रूप से खाना मिल सकता है, सब बराबर का जीवन जी सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक ही इंसान चाहेगा कि सारा कुछ मुझे ही मिल जाए, तो फिर संसाधन इतना हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब हमें क्या करना होगा? संरक्षण भी करना होगा और उसका नियोजन भी करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका भू संसाधन। भू संसाधन का सिंपल है कि जो भूमि पर संसाधन हमारे पास में उपलब्ध है उसे हम कहते हैं भू संसाधन। अब क्या क्या हो सकते हैं? आप जैसे देखें, मैदान हो सकता है, संसाधन है, पठार हो सकता है, संसाधन है, पर्वत हो सकते हैं, संसाधन है। अलग अलग इलाके में अलग अलग संसाधन जो होंगे वो विकसित होंगे, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संसाधन जो होंगे वो उपलब्ध होंगे, और उनका नियोजन करके, उनके लिए नीति बना करके हम इन संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी है क्या करना? इनका नियोजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ, अब भू संसाधन मतलब जो भूमि पर संसाधन मिलते हैं, जैसे कि जल हो सकता है, भूमि हो सकती है, मृदा हो सकती है, उसके अलावा खनिज हो सकते हैं, ये सब भू संसाधन में आ जाता है। अब इनका उपयोग कैसे किया जाए? किसका? भूमि का। हमने क्या देखा? भूमि क्या है? एक संसाधन है, बट उसका उपयोग कैसे किया जाए? भूमि संसाधनों का उपयोग कई उद्देश्यों से किया जाता है। जैसे लैंड है, भूमि है, तो उसका इस्तेमाल किसके लिए कर सकते हैं? कोई खेती करके कर सकता है, कोई स्कूल बना के कर सकता है, कोई हॉस्पिटल बना के कर सकता है, कोई पेड़ पौधे लगा के, वन लगा के कर सकता है। तो कई तरीके से हो सकता है। पहला क्या है? वन लगा के, पेड़ पौधे ऊंचे ऊंचे, आम का पेड़ लगा दिया, जामुन का पेड़ लगा दिया। कृषि के लिए करना, कृषि के लिए करना, सड़क बनाने के लिए करना, उद्योग बनाने के लिए करना। देन उसके बाद चारागाह बनाने के लिए करना, यानी कि जहाँ पे जिसके गाय भैंस वगैरह चर सकें। उसके बाद होता है परती भूमि, है ना। उसके बाद आता है आपका, तो एक एक करके इन सब तरीके से हम क्या कर सकते हैं? भूमि का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कृषि के लिए जो भूमि अनुपलब्ध है वो क्या हो सकती है? भाई कोई कृषि के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, बट कृषि के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि या तो बंजर है भूमि, भूमि बंजर है, या फिर कृषि कार्य वहां पे नहीं किया जा सकता किसी भी कारण से, पानी की फैसिलिटी ना हो तो हो सकता है ना कर पाए हम। देन इमारतें बनाई जा सकती, बना दी वहां पे तो कृषि के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। सड़क बना दी तो कृषि के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। उद्योग लगा दिया तो कृषि के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो भूमि का उपयोग कृषि के लिए करना चाहते थे, बट फिर नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट क्या होता है? परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, एक भूमि होती है परती भूमि, उसको अगर हम छोड़ दें, उसके अलावा भी हमारे पास ऐसी भूमि होती है जो कृषि के काम के लिए नहीं होती, जहां पर एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। जैसे स्थायी चारागाह, अन्य गोचर भूमि। स्थायी चारागाह मतलब किसी ने घास का मैदान लगा दिया और वहां पर एग्रीकल्चर तो नहीं हो सकता, वहां पे खेती नहीं हो सकती, वहां पर गेहूं नहीं हो सकता। देन किसी ने वृक्ष लगा दिए, उद्यान लगा दिए, बाग लगा दिए, तो वहां पर एग्रीकल्चर तो नहीं हो सकता, आम का पेड़ लगा दिया हमने अगर तो। नेक्स्ट, कृषि योग्य बंजर भूमि, जहां 5 वर्षों से अधिक समय तक कृषि कार्य नहीं हुआ है। ऐसी भूमि जो कृषि के लिए यूजफुल तो है, कृषि का कार्य किया जा सकता है, पर 5 सालों से किसी ने वहां पर कुछ फसल ही नहीं बोई है, तो फिर वो भी भूमि कृषि के काम की नहीं रहेगी। परती भूमि किसे कहते हैं हम? परती भूमि वो भूमि होती है जहाँ पे कृषि कार्य किया जा रहा है, 1 वर्ष या उससे कम समय में खेती नहीं की गई, ऐसी भूमि को हम बोलते हैं परती भूमि। 1 वर्ष से खेती नहीं हुई या उससे कम समय से खेती नहीं हुई, वैसे वहां पर खेती अक्सर होती है। 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की अवधि में जिस भूमि पर खेती नहीं की गई हो, 1 वर्ष या 5 वर्ष तक उस पर खेती नहीं की, तो हम उस भूमि को बंजर नहीं कहते। बंजर नहीं है, बस कृषि के लिए इस्तेमाल की नहीं जा रही है किसी भी कारण से। ऐसा हो जाता है कई बार गाँव में कि कृषि के लिए भूमि है,
फादर कर रहे होते हैं लेकिन बच्चा कहीं बाहर सेटल हो जाता है, उसके बाद फादर की मान लेते हैं डेथ हो जाती है, तो फिर उसके बच्चे जो है उस पर खेती नहीं कर रहे होते, भूमि जो होती है वो पड़ी रहती है, तो वो कृषि योग्य है लेकिन फिर भी उस पर काम नहीं किया जा रहा है। ठीक, अब अगर हम भारत की बात करें, ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम भारत के लिए बात करें तो किस किस रूप में भूमि का इस्तेमाल हो रहा है और कहाँ पर किस चीज के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे वन के लिए बंजर या कृषि अयोग्य भूमि कितनी है, विविध वृक्ष फसल या फिर उपवनों के अंतर्गत भूमि कितनी है, साथ ही साथ कृषि योग्य बंजर भूमि यानी बंजर पड़ी हुई है लेकिन खेती की जा सकती थी पर करी नहीं गई है, बंजर है क्योंकि वहां पर, ठीक है। परती भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन परती यानी 1 से 5 साल से वहां पर खेती हुई नहीं है, तो कहाँ पर किसका क्या परसेंटेज है ये यहाँ पर दिया गया है। नाउ नेक्स्ट आता है कि भारत में भू उपयोग प्रारूप कैसा है, भारत के अंदर भूमि का उपयोग करने का मॉडल क्या है, कैसा है, इस पर बात करेंगे। तो अब ये किस पर डिपेंड करता है कि भाई भारत में लैंड का इस्तेमाल किस चीज के लिए ज्यादा किया जाएगा, खेती होगी, वन लगेगा, चारागाह लगेगा, सड़कें बनेंगी या फिर इमारतें बनेंगी, किस तरीके का भारत में भूमि का प्रारूप होगा वो कई बातों पर डिपेंड करता है। पहला किस पर, भौतिक कारक, और दूसरा किस पर, मानवीय कारक। किसी जगह की लैंड ऐसी हो सकती है जो उपजाऊ ना हो, अब जब उपजाऊ नहीं होगी तो डेफिनेट सी बात है खेती नहीं होगी। दूसरा मानवीय कारण, मानवीय कारक क्या हो सकता है कि भूमि उपजाऊ है लेकिन व्यक्ति खुद ही नहीं चाहता खेती करना, गरीब है, उसके पास हल नहीं है या उसके पास ट्रैक्टर नहीं है, वो बीज लेने के पैसे नहीं है, तो वो नहीं खेती कर रहा। ठीक, तो ये हो गए आपके भौतिक कारक और मानवीय कारक, इन पर डिपेंड करता है। या फिर एग्रीकल्चर के लिए वो लैंड बहुत अच्छी है बट वहां पर क्या हुआ है, शहरीकरण हो गया है, जब शहरीकरण हो गया है तो वहां के लोग जो शहरों में रह रहे हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं कि हमें सड़क बना करके दो, तो फिर कृषि की भूमि ले ली जाएगी और बड़ा सा हाईवे बना दिया जाएगा। ऐसा हम अक्सर देखते हैं हमारे यहाँ पर, इस तरीके से कई हाईवे, रेल लाइन बहुत सारी इस तरीके से बनी है। तो भूमि का इस्तेमाल किसके लिए किया गया, सड़कों के लिए, हाईवे के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए किया जाता है। वनों को काट काट के हम क्या लगा रहे हैं, इंडस्ट्री, मॉल, ये सब बना रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है भौतिक कारक पर और मानवीय कारक पर। पहली बात तो भौतिक कारक की उसकी क्वालिटी कैसी है, भूमि की क्वालिटी कैसी है, उसी तरीके से उसका इस्तेमाल होगा। दूसरा, मनुष्य की नीड कैसी है, आवश्यकता कैसी है जो उस भूमि के आसपास के इलाके में रह रहा है। ठीक है, नो आज हम इतना ही रखते हैं, पार्ट सेकंड में हम इससे आगे की और जो चीजें हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।